हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर 5 है सरफेस केमिस्ट्री वो हमारा स्टार्ट कर दिया था और उस लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन जॉर्प्शन यहाँ तक की जितनी भी टर्म्स थी हमने समझ ली थी। हमने कहा था कि इस लेक्चर के अंदर हम आपको डिफरेंस बताएंगे, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और इस लेक्चर के अंदर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन की, और हमारे 2-3 चीज़ें हैं और भी हम उनको भी पढ़ेंगे। और अगर आपको बताएं कि एब्जॉर्प्शन के साथ जो एब्जॉर्प्शन है हमें कहाँ तक पढ़ना है, वो सिर्फ यही लेक्चर तक लगभग हमारा ख़त्म है। एब्जॉर्प्शन क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर है नहीं, ये पूरा जो चैप्टर है वो एब्जॉर्प्शन जो है इसके ऊपर बेस है। एब्जॉर्प्शन में इसमें ज़्यादा ना क्वेश्चन आएंगे ना इसके बारे में ज़्यादा हमें पढ़ाया जाएगा, तो लगभग ये यहीं पर हमारा एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना था, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन है। ये क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन और ये हमारा एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। हमने आपको बताया था जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो किसी और दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते थे, एब्जॉर्प्शन कहते थे। ये क्या होता है हमारा बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन, एब्जर्व करना आप खुद ही समझ सकते हैं, अंदर को मतलब उसके बल्क के अंदर चली जाएगी कोई भी चीज़ अगर एब्जर्व होगी, तो उसके पूरे जो भी मास है उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसके अंदर पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके अंदर मॉलिक्यूल। और अगर बात करें कि इट इज अ सब्सटेंस ओनली, मतलब कि इन इट जो सब्सटेंस होता है इसके अंदर क्या होता है, सरफेस के ऊपर ही तो हो पाता है कलेक्ट। यही बात कह रहा है, देखिए इन इट द सब्सटेंस इज ओनली रिटेन ओनली एट द सरफेस, मतलब क्या है, सिर्फ सरफेस पर ही कलेक्ट होगा, आकर रह जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसके अंदर पूरे मास के अंदर जो पूरा मास है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कुछ इस तरीके से हमने सरफेस बनाया था और ये पूरा जो हमने मास बनाया था ये पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो जगह नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पर ऊपर बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता था, ये सरफेस पर, सिर्फ सरफेस पर ही कलेक्ट हो पाते थे मॉलिक्यूल जो होते थे, अंदर एंटर नहीं करते थे। अगर बात करें इसकी, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा बहुत फास्ट होता है। अब आप बताइए कि ये जो होता है सरफेस है, सरफेस तो सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर के, बल्क तो बाद में आएगा, तो सरफेस जो पहले कांटेक्ट में आएगा, तो इसी वजह से ये जो फिनोमेना होता है स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है, बिगनिंग में बहुत फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे ये अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता जाएगा वैसे वैसे स्लो डाउन होता जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि जो मतलब एक तरीके से पूरा बंद हो जाएगा, मतलब बंद होता नहीं है लेकिन बंद हमें ऐसा लगेगा देखने में कि बंद हो चुका है एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल आते हैं इस पर कलेक्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल वापस रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल खत्म हो चुका है एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना, लेकिन हो रहा होता है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। वहाँ पर क्या होगा, 2 एरो लग जाएंगे, मतलब क्या है, इक्वेशन मतलब ये जो रिएक्शन है जितनी आगे है उतनी ही पीछे हो रही है। तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता है, मतलब स्टार्ट होती है रिएक्शन, तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एब्जॉर्प्शन के अंदर, लेकिन अगर बाद में जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आता जाएगा उसी तरीके से ये स्लो डाउन होती जाएगी। लेकिन अगर इसकी बात करें एब्जॉर्प्शन की, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिफॉर्मली होता है, मतलब जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही अपना चलता रहता है, इसको कोई वो नहीं है कि ज़्यादा तेज होगी या कम होगी। एज द सरफेस एरिया, मतलब कि इसमें क्या है, सरफेस एरिया, एज द सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। मतलब क्या, अब आप बताइए, हमने क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिर्फ सरफेस पर होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा हमारा। और अगर इसकी बात करें कि सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, सरफेस एरिया के साथ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो हम आपकी अगर इसकी बात करें तो जैसे कि ये मान लीजिए ये मेरा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ भी है, तो सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर अगर मैं किसी भी चीज़ को एब्जर्व कराऊंगा तो अभी क्या है, इसके सिर्फ ये 4 सब, मतलब ये जो है, एक तो ये हमारा सिलेंडर का टाइप में जो इसका कर्व सरफेस है, एक तो ये है, और ये 2 हमारे सर्कुलर हैं इसके फेस, तो ये 2 सरफेस हो गए इसके। लेकिन अगर मैं इसको बीच में से काट दूंगा, अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूंगा तो सरफेस इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब मैं काटूंगा बीच में से तो इसी तरीके का एक और सर्कुलर फेस इसका बन जाएगा,
ये वाला पार्ट जो होगा और ये वाला जो पार्ट होगा इसका भी एक सर्कुलर फेस बन जाएगा। तो मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा, इस वाले पे भी फिर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और इस वाले पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ इसमें क्या है, इस पूरे के अंदर अभी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कट कर दूंगा बीच में से तो क्या, अभी तो देखिए सिर्फ इतनी जगह पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, क्या देखिए एक तो कर्व सरफेस फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एक ये जो साइड में इसके सर्कुलर फेस है यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये सिर्फ बल्क के अंदर होता है। और अगर मैं इसको काट दूंगा तो सरफेस एरिया और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब फिर यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, ये जो इसका जो सर्कुलर पार्ट बनेगा ये नया वाला, और जो इसका इस पार्ट का जो बनेगा सर्कुलर हिस्सा उसमें भी नहीं हो पाएगा। तो क्या है, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा जो है एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना डिक्रीज होता चला जाता है। अगर इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल वैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन आसानी से याद करने वाले हमारे जो अमोनिया का जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसके ऊपर, एक्टिवेटेड चारकोल पर। और अगर इसकी बात करें तो मैंने आपको जेल बताया था, और इसमें सिलिका जेल जो होता है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, लेकिन ये सूखा एनहाइड्रस होना चाहिए। ये नहीं है कि इसके अंदर पहले से ही पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और ये बाद में एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर वेपर को। लेकिन अगर ये सूखा हुआ होगा, एनहाइड्रस होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाय एनहाइड्रस सिलिका जेल। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है एडजप्शन का, मतलब कि बहुत आसान से, जो मतलब कि एडजप्शन ऑफ चॉक, एडजप्शन ऑफ इंक बाय चॉक। मतलब चॉक आपने देखी होगी सबने, तो चॉक जो होती है उसको कभी भी आप इंक के पॉट में डिप करके देखना। तो जब आप डिप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे के अंदर इसमें एडजप्शन हुआ है, लेकिन मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जब आप उसको तोड़ोगे ना, तो जब आप, जैसे कि ये मेरी चॉक है और मैंने इसको पूरे को डिप कर दिया है इंक के अंदर, और जब मैं निकालूंगा और इसको तोड़ूंगा तो आप देखोगे कि सिर्फ जो इंक जो है ना वो सिर्फ सरफेस है, सरफेस पर है, इसके जो अंदर बल्क है उसके अंदर एंटर नहीं करती है। तो वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अब इससे आगे हम चलते हैं, इसका मैकेनिज्म जानते हैं। मतलब कि हमने क्या बताया, एब्जॉर्प्शन तो आप हमारा लगभग यहीं खत्म है, इसके ऊपर ज़्यादा ना क्वेश्चन बनेंगे ना इसको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। अब अगर इसमें बात करें आगे, मैकेनिज्म समझना, मतलब कि हमें एक तरीके से मैकेनिज्म समझना है कि ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता कैसे। तो आप ये बात खुद समझ सकते हैं कि हमारा ये एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जो होता है सरफेस पर होता है। तो जो भी मतलब कि जो वैलेंसी जो भी होगी मेटल की, सॉलिड की, लिक्विड की जो भी हमारी होगी, वो सिर्फ फ्री वैलेंसी जो होंगी हमारे सरफेस पर वही टेक प्लेस करेंगी। मैकेनिज्म जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडजप्शन में हमने करा, मतलब ये जो करा है हमने एडजप्शन के अंदर मैकेनिज्म समझाने के लिए क्या है कि एडजप्शन जो होता है हमारा सरफेस पर होता है। ये देखिए, ये कोई भी सरफेस, मतलब ये मेरा कोई भी सॉलिड है और ये सरफेस है इसका, गैस पर तो नहीं हो सकता, हमने आपको बताया था क्योंकि उसका कोई सरफेस नहीं होता गैस का, तो ये सिर्फ इसके सरफेस पर होगा सॉलिड के। तो इसके अंदर क्या है, अंदर की जो वैलेंसी है वो तो, जैसे कि इसके मान लीजिए 4 वैलेंसी, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अंदर इसने आपस में अपने जो एटम्स हैं उनके साथ 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इसकी बात करें यहाँ पे भी बॉन्ड, मतलब कि इसके अंदर टोटली बॉन्ड कंप्लीटेड है। लेकिन अगर सरफेस की बात करी है तो इसने एक अपने नीचे से बना रखा है बॉन्ड, और 2 अपने, एक इधर से और एक इधर से साइड में से बना रखे हैं, इधर भी। लेकिन इसका जो एक बॉन्ड जो ऊपर वाला, ये वाला जो खाली है, मतलब ये वाला क्या है अभी खाली है, तो इसमें क्या होगा, जब एडजप्शन जब होगा उसके अंदर ये वाला ऊपर वाला बॉन्ड काम आएगा। और अगर लिक्विड की बात करी जाए तो जैसे कि लेट अस एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारे 6 बॉन्ड बनाने, मतलब कि 6 जगह से बॉन्ड बनाने, या फिर अपने लोन पेयर देकर किसी भी तरीके से बॉन्ड बनाएगा। तो इसने क्या करा है, देखिए आप यहाँ पर तो 6 बॉन्ड इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल कंप्लीट होंगे, लेकिन अगर बाहर वाले की बात करें तो एक इसके जो नीचे के 3 होंगे, नीचे के 3 क्या है, कंप्लीट हैं। लेकिन अगर बात करें, ये एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया बीच वाला,
और एक यहाँ से ही, ये इसके तीनों कंप्लीट नहीं है। ये कब कंप्लीट होंगे? जब हमारे यहाँ पे एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होगा। मैंने बस एज्यूम करने के लिए कहा है कि यहाँ पे 6 बॉन्ड और यहाँ पे 4 बॉन्ड, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड हो। तो हमने यहाँ पे आप मैकेनिज्म आपको समझा दिया है। अब इसके आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, हमारा जो एडजॉर्प्शन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर होती क्या है। तो एडजॉर्प्शन का फिनोमेना आप कुछ चीज़ें तो उसमें समझ सकते हैं कि सरफेस फिनोमेना है तो कंसंट्रेशन ऑफ द एटम्स ऑफ एडजॉर्बेट इज एट द सरफेस इज हाई, मतलब कि जो हमारा जो सरफेस होता है उसके ऊपर हाई कंसंट्रेशन होगी एडजॉर्बेट की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हेडिंग डाल देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर फर्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट is high at the surface of adsorbent। हमने आपको बताया था एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आखिर होते क्या हैं। एडजॉर्बेट क्या होता है? वो होते हैं जो एडजॉर्ब हो रहे होते हैं, मतलब कि जो रिटेन एक्यूमुलेट, मतलब उसके ऊपर जो कलेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन एडजॉर्बेंट की बात करी जाए तो वो जिसके सरफेस पे ये पूरा फिनोमेना हो रहा था उसको हम एडजॉर्बेंट कहते थे। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है हमारी एडजॉर्बेट की, वो कहाँ पर होती है? एडजॉर्बेंट के सरफेस पे बहुत ज़्यादा होती है, बल्क के अंदर ये एंटर नहीं करता है। तो और दूसरा, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो हमारी रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। एडजॉर्प्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। तो आप खुद ही एक बार ये सोच सकते हैं कि जैसे कि ये मेरा सरफेस है, इस समय ये फ्री सरफेस है मेरा, और अगर ऊपर से मेरे कोई भी मॉलिक्यूल आ रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो अभी ये जो सरफेस है मेरा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली, ये जो सरफेस है मेरा, जैसे ये बोर्ड है, ये मेरा क्या है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है पूरा। और अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज़ डालूंगा तो जैसे कि ये मेरा पूरा सरफेस है, ये वाला नहीं, ऊपर वाला नीचे, जैसे कि ये वाला जो सरफेस है ये मेरा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। और इसके ऊपर जब मॉलिक्यूल ये आएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कलेक्ट हो गए इस एरिया में, तो अब आप ये बताइए इस सरफेस की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। जैसे कि आपने ये बात देखा होगा कि अगर हम थिनर अपने हाथ में डालेंगे, इस एरिया में अगर थिनर डालेंगे तो वो उड़ जाएगा और हमें कुछ ठंडा ठंडा फील होगा। उसी तरह मतलब क्या है, हमारी यहाँ से एनर्जी थी ना कुछ पहले से, और वो हमारी लॉस हो गई है, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील हुआ है। हीट की फॉर्म में वो एनर्जी हमारी लॉस हो गई। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये एरिया है, इसके ऊपर सरफेस कुछ ना कुछ तो एनर्जी रखेगा, तो उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो जब ये जो मॉलिक्यूल ऊपर से आके इस पर जब चिपकते हैं तो उसमें क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। तो इसी वजह से क्या है, ये एक्सोथर्मिक हमारी रिएक्शन है। तो ये क्या होगी हमारी? अगर एक्सोथर्मिक है तो फिर अब आप ये बताइए ली चैटरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था? कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम उसकी जो टेम्परेचर उसको प्रोवाइड ज़्यादा कर देंगे तो वो हमारा क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती रहेगी। मतलब क्या है वो, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे की तरफ को वापस आ जाएगी। तो अगर इसमें बात करें तो हैंस the reaction is exothermic। though this is invariable of temperature and hence delta H is नेगेटिव।
तो क्या है, अब आपको यही तो पता होगा कि डेल्टा एच फिर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनिशियल वाली जो एनर्जी होगी और वो कम होगी, मतलब ज़्यादा होगी फाइनल वाली से। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए पहले मेरी 10 जूल एनर्जी थी और बाद में मेरी कुछ ना कुछ तो लॉस होगी, तो मतलब जो भी फाइनल एनर्जी जो होगी वो मेरी 10 से कम होगी, और फाइनल में से जब मैं इनिशियल को माइनस करूंगा तो वो हमेशा मेरा नेगेटिव आएगा। तो क्या है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये मेरी जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इस वजह से इनवेरिएबल, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी टेम्परेचर के। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल। अगर थर्ड पॉइंट इसका नोट करा जाए, अब आप ये बताइए, जैसे कि मेरा गैसियस पार्टिकल है और इस सॉलिड, ये मेरा सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर एब्जर्व होंगे आके, तो जैसे कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर है मेरे सॉलिड पार्टिकल, और वो आते आते इस पे कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो ये बताइए उनका जो मूवमेंट होगा वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ना। अभी क्या है, अभी तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन जब एडजप्शन होगा वहाँ पे, अगर एडजप्शन होना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे 10 हैं और फिर ये इसकी कांटेक्ट में आते जाएंगे, फिर तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे ही वो इसके ऊपर पूरी तरीके से एब्जर्व हो जाएंगे फिर तो मूव नहीं करेंगे, वहीं कलेक्ट हो जाएंगे, और करेंगे भी मूव तो पहले से तो कम स्पीड होगी, उनकी मूवमेंट उनका रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उनकी जो एंट्रोपी होगी वो भी कम हो जाएगी। तो अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, when adsorption takes place, the movement of gases particles या molecules get restricted and hence entropy of gas is डिक्रीज या फिर नेगेटिव, ये भी कह सकते हैं, डेल्टा एस। इसमें क्या है, हमारा जो मूवमेंट होगा, जैसे कि पहले एंट्रोपी हमारी कुछ थी और जो फाइनल हमारी कम, फाइनल तो हमारी कम होगी, पहले जो भी होगी उससे तो कम ही होगी फाइनल, और फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे, मतलब कम में से जब ज़्यादा को माइनस करेंगे तो ये भी हमारा नेगेटिव आएगा। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर, कि हमारा जो कंसंट्रेशन है एडसोर्बेट की हमेशा सरफेस पर हाई रहती है, बल्क रेदर देन बल्क। और अगर बात करें रिएक्शन, ये हमारी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, क्योंकि ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, डेल्टा एच और डेल्टा एस वाली। इसमें क्या है, एंट्रोपी हमारी क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मूवमेंट है रेस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है पार्टिकल का, गैसियस पार्टिकल का, और डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है। इसी के ऊपर हमारा थर्मोडाइनमिक्स का जो हमारा लॉ है, इसी की हेल्प से आपको समझ में आएगा। ये आप याद रखना, डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस ऑल्सो नेगेटिव। तो आपको ये डेल्टा जी पता होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। तो इसमें हमारे 3 चीज़ें बनती हैं, मतलब 3 केस बनते हैं, या तो डेल्टा जी हमारा लेस देन 0 हो, और जब लेस देन ये 0 होता था, मतलब नेगेटिव होता था, उस टाइम पे जो हमारी रिएक्शन होती थी वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती थी। और अगर बात करें कि डेल्टा जी जो है हमारा इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होती थी इक्विलिब्रियम में होती थी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, बाहर से हमें एनर्जी मतलब देनी पड़ती थी। तो डेल्टा जी के अंदर क्या था, डेल्टा जी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स में एक हमारा लॉ था। अगर पहले तो बात करें हमारा ये मतलब हमारा 5, मेरे ख्याल से कितना पॉइंट था, वो चौथा था शायद, चौथा पॉइंट होगा हमारा। व्हेन डेल्टा एच इज डिक्रीज and delta S is decreased, we can
जनरली सी दैट डेल्टा जी मस्ट बी डिक्रीज मतलब क्या है, जब हमारा डेल्टा एच डिक्रीज होगा और डेल्टा एस जब हमारा डिक्रीज होगा तो इसमें क्या होगा, हमारा जो डेल्टा जी जो होगा वो भी हमारा डिक्रीज होना चाहिए। अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव में नहीं जाएगा तो आपको पता है रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और वो हमारी किसी बेनिफिट नहीं होगी, मतलब हमें फिर उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो आप सभी लोगों ने 11th में एक रूल पढ़ा होगा, मतलब इक्वेशन पढ़ी होगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स इक्वेशन आप सब लोगों ने ये जरूर पढ़ी होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारी इक्वेशन होती थी। तो इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा एस क्या है, हमने क्या बताया था आपको, डेल्टा एस नेगेटिव में आएगा, इसमें हमेशा इस जो एडजप्शन होगा हमारा उसकी कंडीशन में डेल्टा एस हमेशा हमारा नेगेटिव के अंदर आएगा। और अगर बात करें डेल्टा एच, वो भी हमारा नेगेटिव है। तो अगर जैसे मान लीजिए जो हमारा डेल्टा जी है इज इक्वल टू में माइनस डेल्टा एच, हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं कि हमारा जो डेल्टा एच होगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। और अगर ये मेरा नेगेटिव आएगा, आप बताइए बाहर साइन मेरा नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव आएगा तो ये तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी डेल्टा एस और आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा डेल्टा मतलब कोई भी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके अंदर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है। और ये बताइए जब इसको मेरा नेगेटिव रखना है, अगर इसको नेगेटिव रखना है तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जो डेल्टा एच है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू रखनी होगी। तो क्या है कि जो हमारी जो एडजप्शन का जो फिनोमिना होता है उसके अंदर हमारा जो डेल्टा एच जो होता है उसको मस्ट भी मतलब कि एक्सोथर्मिक होना पड़ता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सोथर्मिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट उसको रिलीज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो डेल्टा एच है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन में आएगा। और जब ये ज़्यादा नेगेटिव होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में हमेशा इसे ज़्यादा नेगेटिव रहना पड़ेगा, उसकी वजह से हमारा जो क्या होगा डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसी के साथ हम एक और आपको टर्म बता दें, मतलब कि जो एडजप्शन होता है उसकी दो केसेस होते हैं, मतलब कि एडजप्शन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो फिजिकल एडजप्शन और एक केमिसॉर्प्शन। तो पहले देखते हैं एडजप्शन। तो क्या एडजप्शन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फिजिकल एडजप्शन और इसको हम फिजिसॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसकी बात करें तो इसका केमिकल एडजॉर्प्शन और इसको हम केमिसॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बात करी जाए इसके अंदर जो फिजिकल एडजप्शन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एडजॉर्बेंट का ये सरफेस है और जो ऊपर से आ रहे हैं एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो हमारा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगा। अगर इसमें बात करें तो इट अकर when the force of attraction between the molecule of adsorbate and adsorbent surface is van der Waals
और अगर इसकी बात करें केमिकल ऑप्शन में, केमिकल ऑप्शन में क्या होता है, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हमारा केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। मतलब मान लीजिए ये मेरा सरफेस है और जो ऊपर से मॉलिक्यूल आ रहे हैं एट द ऑर्बिट के, और जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा केमिकल बॉन्ड की वजह से होगा। इसके अंदर क्या है, सिर्फ वंडर वर्ल्ड फोर्स है, और ये हमारा केमिकल ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। इट occur when the force of attraction between the molecules of adsorbate and adsorbent surface is chemical bond due to chemical bond। ये इन दोनों की हमारी डेफिनेशन है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे, और इन दोनों में से कौन सा रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है, ये भी आपको बताएंगे। और इनके एक दो ग्राफ भी हैं टेम्परेचर के साथ और प्रेशर से रिलेट करके जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो अलग अलग ग्राफ बनता है इनका। तो वो भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर आपको ये लेक्चर हमारा हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर के अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो हमारा चैनल है ऑल क्लासेस के नाम से, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको ट्राई ज़रूर करेंगे।